नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है जीवन इसी का नाम है और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। चौथा पार्ट ये चल रहा है। तो चलिए 3 पार्ट्स के आगे इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जा कर के उस पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा पहचान गई कि ये शारदा थी। क्यों गांव भर की और बलराम की सारी खबर उस तक पहुंचा देती थी। वो थोड़ा नखरे से बाल झटक कर शारदा के साथ चल पड़ी। बंसी झट से आगे आया और बोला, ओए शारदा, मेरी भाभी को किधर लेकर जा रही है? वो हमारे घर जाएगी। ला, सामान दे। नहीं देती। दीदी मेरे घर रहेगी। तुम्हारा घर उनका ससुराल है और वो ससुराल में कैसे रह सकती है? और बड़े भैया ने ही ये नियम बनाया है, मुझे भी तो नहीं आने देते ना। दीदी आप हमारे साथ रहेगी। इतना कहा शारदा ने और बंसी को एक तरफ कर आशा के साथ चलती बनी। बंसी बोला, भाभी, आशा ने कहा, वो सही कह रही है और अगर मैं आई तो उंगली तुम्हारे भैया पर ही उठेगी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। अपनी बात के समर्थन के लिए उसने बलराम की तरफ देखा। बलराम ने उसे पलके झुकाकर मूक समर्थन दे दिया। बंसी बड़बड़ाता हुआ आया तो बलराम ने कहा, कुछ दिन वेट कर, फिर भाभी और पत्नी तुझे दोनों ही मिल जाएंगी। अब चल घर। दोनों घर चले गए। अब शारदा के घर बंसी के साथ बलराम के भी चक्कर लगने लगे। बात होती दूर से, नज़दीक से, आंखों में भी, बातों में भी, और किस्मत ने नज़दीकी का मौका दिया। और एक दिन बातों ही बातों में बलराम ने कहा, क्या आप जैसी पढ़ी लिखी डॉक्टर मेरे जैसे अनपढ़ से शादी कर लेंगी? मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ा हूँ। आशा बोली, आप करेंगे मेरे जैसी शहर की लड़की से शादी, जो गांव को अपना पाई या नहीं क्या पता। और कोशिश करने में ज़्यादा वक्त लगाया तो आप गुस्सा तो ना होंगे? अगर आप इसके बावजूद भी मुझे अपनाएंगे तो 5वीं पास तो कम से कम इंटर तो मैं पास करवा ही दूंगी, और ना भी हुए तो आप किसी भी पढ़े लिखे को मात दे दें, इतना तो जानते हैं। फिर क्या जरूरत है पढ़ने की? इतना कहकर आशा ने बलराम की आंखों में पहली बार झांका। बलराम ने कहा, मेरे घर को तो बस रोशनी चाहिए जो आपके आने से हो जाएगी। और कौन कह रहा है कि आप खुद को बदलो? मुझे मेरी आशा में कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए। आशा बोली, आपकी आशा आपकी हुई। आप जो कहें सब प्यार से कहें, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आशा ये कहकर बलराम के पास आई और बलराम आगे बढ़ा और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और बलराम ने प्यार से आशा का माथा चूम लिया और आशा बलराम की बाहों में समा गई। जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता ये इश्क, प्रेम, मोहब्बत, प्यार, और जिसे मिलता है वो परवाह नहीं करता। कहीं किसी दिल पर प्यार की बरसातें होती हैं तो कोई एक दिल एक बूंद के लिए तरसता है। आखिर जीवन इसी का नाम है। आशा 1 हफ्ते तक गांव में रही और वहीं की हो गई। बलराम के साथ मिलकर रहकर ये भी जाना कि गांव को अस्पताल की ज़रूरत है, जो बलराम बनवा रहा है, और डॉक्टर गांव का ही लड़का है। मगर लेडी डॉक्टर आने से मना कर रही है। तो आशा ने कहा, बस कुछ हफ्ते और फिर मैं आ जाऊंगी, तो किसी और की क्या ज़रूरत पड़ेगी। बलराम बहुत खुश हुआ, मगर आशा से पूछा, उसका कोई सपना हुआ तो? आशा ने शर्मा कर कहा, जब जिंदगी मिल गई है तो सपने अब जिंदगी जो आंखों में पैदा कर ले। और प्यार से हंसते गाते बलराम बंसी, शारदा और गांव वालों पर प्यार बरसाकर सबका दिल जीतकर वापस आ गई। इधर लड्डू अपनी वकील की तैयारी में जुट गया। आशा के पिता चाहते थे शादी तब हो जब अस्पताल बन जाए। बलराम ने अस्पताल 6 महीने में ही बना दिया और वहाँ सही से काम करने और पूरा अस्पताल संभालने में वक्त लगने वाला था। तो 6 महीने का वक्त बलराम और आशा ने ले लिया था। 6 महीने तक आशा गांव में ही रही। आज 1 साल बाद बलराम और आशा की शादी ही हो रही थी। बंसी की भी करने की सोची, मगर उसने कह दिया कि हमें शादी एंजॉय करनी है, आप लोग कर लो, फिर लड्डू भैया की करेंगे तब हमारी कर लेना। इस पर लड्डू बोला, तब तुम इंतज़ार करो, क्योंकि लड्डू को कोई ना पसंद आने वाली है। बलराम बोला, मैं करवा देती हूँ तेरी शादी। मुझे मेरी शादी में जो लड़की सबसे अच्छी लगेगी उसके घर रिश्ता भिजवा दूंगा। बोल मंजूर?
आशा ने मना भी किया मगर लड्डू बोला मंजूर। आप जिस लड़की से कहेंगे मैं शादी कर लूँगा। आशा को दुल्हन और बलराम को दूल्हा बनाकर शादी के लिए जयमाला में लाया गया। वरमाला पड़ी और फिर लड़के लड़कियों की मस्ती चालू हो गई। शारदा और बंसी ने भी खूब धूम धड़ाम की। आशा की चाची की लड़की और छोटी बहन वंदना जो कि लो कर रही थी, बलराम ने जब से जाना तो पता चला वो लड़की बहुत हंसमुख और प्यारी है। बलराम ने उसे अपने भाई लड्डू से मिलवाया और दोनों ने अब नॉर्मल बातों से लो की बातें शुरू हो गई, पता ही नहीं चला। शादी में मस्ती और धूमधाम होने लगी। शादी संपन्न हुई और 5 दिन भाभी का प्यार दुलार परवाह पाकर लड्डू को अब लौटना था। उसका मन ना हो रहा था इस बार जाने का। उसे पहली बार तो घर पूरा लग रहा था। सोच रहा था अगर पिताजी होते तो कितना खुश होते। बिस्तर पर यूं ही पड़ा था। भोर हुए बहुत देर हो चुकी थी। रसोई में खाना बनाती आशा ने आवाज़ लगाई। बंसी वो दौड़ा आया। आते ही बोला, कहो भाभी। आशा ने कहा, ये लड्डू अब तक क्यों नहीं आया? नीचे उतर कर जरा देख तो, उसे जाना भी तो है आज। फिर बलराम से बोली जो रसोई के पास ही हिसाब किताब में उलझा था, सुनिए, लड्डू के लिए मैंने मिठाई और कुछ खाने को बांध दिया है। वैसे तो माँ पापा ख्याल रख लेते हैं उनका, फिर भी थोड़ा बहुत बांध दिया है, सही है ना? बलराम बोला, आशा सुबह से कह रहा हूँ मत करो इतनी मेहनत, वो नहीं ले जाएगा, वहाँ से ले लूँगा बोलता है। तुम सुबह से लगी हो, रोकता हूँ तो रुकती नहीं, और साथ करवाने लगता हूँ तो बोलती हो बेटे के लिए खाना भाभी माँ ही बनाएगी। तुम्हें नहीं लगता इन कुछ दिनों में तुमने इन दोनों भाइयों को कुछ ज़्यादा ही लाड़ दुलार देकर बिगाड़ दिया है? देखो ना, ये लड्डू सुबह सुबह उठकर मंदिर जाता था और अब सोया पड़ा है। आशा बोली, उसका जाने का मन नहीं है और एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। पापा बार बार बुला रहे हैं और इनका जाने का मन नहीं है। सालों बाद दोनों को माँ का प्यार जो मिला है, इसलिए नहीं जाना चाहते। जब लड्डू हुआ तो माँ चली गई थी और जब बंसी हुआ तो छोटी माँ। इन दोनों ने एक का प्यार सही से ना देखा और मैं खुशकिस्मत, मुझे दोनों का प्यार मिला, भर भर कर मिला। बलराम ने कहा। तभी शारदा आ गई और आते ही बोली, जीजी लड्डू भैया न जा रहे क्या? आशा ने उसे देखते ही कहा, शारदा अपने भैया को खाना परोस दे, मैं बंसी को नीचे भेजती हूँ और लड्डू को लेकर आती हूँ। इतना सा कर देना मेरी प्यारी बहना, कहकर उसका गाल चूम लिया। शारदा खुश होकर बोली, जीजी इतने प्यार से कहोगी तो जान दे देगी शारदा आपके लिए। आशा ने प्यार से उसकी नज़र उतारी और लड्डू के कमरे की तरफ बढ़ी। देखा तो लड्डू अब भी औंधे मुंह पड़ा था और बंसी साइड में बैठा था और कह रहा था, जानता हूँ भाई, भाभी माँ का इतना दुलार पाने के बाद जाने का मन नहीं हो रहा। आखिर माँ का प्यार हम दोनों को मिला ही कहाँ। काका ने बहुत दिया मगर माँ तो माँ होती है, और तुमने तो फिर भी छोटी माँ को देखा, मैंने तो किसी को ना देखा, मेरी सोचो। लड्डू बोला, तो अब रहेगा ना उनके साथ तू? मगर मैं, आशा दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। तभी बंसी ने देखा और आशा ने चुप रहने का इशारा किया। लड्डू के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। लड्डू ने कुछ न देखा, बस आशा की गोद में छुप गया। और इधर बंसी भी। आशा की आंख वैसे भी भर आई थी उन दोनों की बातें सुनकर, ऊपर से इन दोनों का ये स्नेह। उसने प्यार से दोनों को का सर सहलाया और बोली, तो मेरे दो दो जवान बेटे नन्हे बच्चों की तरह कर रहे हैं। बंसी बोला, माँ के लिए बच्चे बड़े नहीं होते, लेकिन शादी होने वाली हो तो बड़े हो जाते हैं, आशा ने कहा। और बंसी से बोली, शारदा रसोई में अकेली है, जा उसकी मदद कर दे, और तू उठ लड्डू। बंसी आशा की बात सुनकर चला गया और लड्डू ने आशा की गोद से सर हटाकर तकिए में छुपा लिया। आशा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, अच्छा ठीक है, तू अकेला नहीं जाएगा ना, तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। लड्डू ने ये सुना तो बोला, सच्ची? आशा ने कहा, मुच्ची, और कमरा संभालने लगी और बोली, मैं पग फेरे की रस्म तो करके आ गई, अब कुछ और बहाना करके चलती हूँ। लड्डू ने ये सुना तो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। तो आशा चादर ठीक करके बिछाते हुए बोली, बस मेरे पीछे अकेली शारदा सब घर संभाल ले, और तेरे भैया भी मेरे बिना खुश सुखी से रहें।
और बंसी भी काम पर सही से ध्यान लगाई। इतना कहकर उसने कनखियों से लड्डू को देखा। थोड़ी देर पहले तक खुश लड्डू उदास होकर बैठ गया। आशा उसके बगल में बैठ गई और बोली, अब क्या करें? लड्डू बोला, भाभी आप नीचे जाओ, मैं आता हूँ नीचे। आशा ने उसे देखा और बोली, लड्डू अगर मन नहीं है तो मत जा। वैसे ही मैं बताना तो नहीं चाहती थी, मगर आज वंदना भी पहुंच जाएगी शाम तक घर, माँ की देखभाल के लिए। न जाने क्या होने लगा था लड्डू को वंदना के नाम से। वो बोला, तो क्या हुआ, वो आएगी तो? आशा ने उसे अपनी तरफ घुमाया और पूछा, कुछ नहीं होता उसके होने से। लड्डू बोला, सच कहूँ भाभी, कुछ होता है पर क्या समझ नहीं आता। वो आसपास होती है तो बात करते रहने का मन होता है, वो नहीं होती तो कमी खलती है, मगर कोई बात नहीं भी कह देता है मन। पता नहीं क्या होता है। आशा बोली, तो पता करो भैया मेरे, जाओ घर और पता करो, इससे पहले कि तेरे भैया को कोई और पसंद आ जाए। लड्डू बोला, शादी? मैं नहीं करूँगा शादी। शादी किधर से बीच में? आशा हंसते हुए बोली, ना कर, पर जो मैंने बनाया है वो साथ में ले जाना पड़ेगा। तेरे बड़े भैया कह रहे थे कि तू नहीं ले जाएगा। आपने बनाया और मैं ना ले जाऊं, कैसे संभव है? भाभी आप बांध दो, मैं ले जाऊंगा, लड्डू ने कहा। लड्डू सबका आशीष लेकर चला गया और किधर जा रहा था उधर एक और प्रेम कहानी इंतजार कर रही थी। आखिर अनजाने आने वाले पलों का नाम भी तो जिंदगी है, कभी झटके तो कभी रहम है, जीवन इसी का नाम है। लड्डू वापस चला आया। उसे देखकर आशा के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने आशा का हालचाल पूछा और सुनकर बहुत खुश हुए। आशा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, वंदना आ गई थी। वंदना को देखकर लड्डू को बहुत सुकून सा मिला, मगर बात करने की हिम्मत ना हुई और वो काम में लग गया। लड्डू का LLM पूरा हो चुका था और अपने ही सर के साथ वो काम करने लगा था। 1 साल के अनुभव के बाद वो वापस गांव जाना चाहता था ताकि बड़े भैया की मदद कर सके। बहुत से पेचीदा केस थे जिनका फैसला नहीं हो पा रहा था और लड्डू चाहता था कि वो अच्छा वकील बन जाए, फिर उनमें हाथ डाले। इधर वंदना को भी खुशी हुई लड्डू के आ जाने से। 2 दिन ही हुए थे कि एक दिन सुबह सुबह लड्डू से उसके सर ने कहा कि वो दोनों 2-3 दिन के लिए शादी में बाहर जा रहे हैं। वंदना जाना नहीं चाहती, इसलिए वो यहीं पर है, वो सब कर लेगी। अगले दिन जब लड्डू नाश्ता करने के लिए नीचे पहुंचा तो नाश्ता तैयार मिला, साथ ही एक पर्ची भी जिसमें लिखा था नाश्ता रखा है। लड्डू ने नाश्ता किया और पर्ची में लिखा थैंक यू, टेस्टी नाश्ता था, और ऑफिस को निकल गया। शाम को भी खाने के प्लेट के नीचे वही पर्ची मिली। लड्डू ने फिर से वही लिखा और इसी तरह बिना बोले ही शब्द एक दूसरे तक आने जाने लगे और बातें भी होने लगी। एक दिन पर्ची में लिखा था कि लो की कोई बुक मांगी थी। लड्डू ने लिखा, मेरे कमरे की सबसे ऊपर वाली शेल्फ में वो बुक रखी है, ले लेना, और अदालत चला गया। काम ज़्यादा बढ़ गया था सर के ना होने से। वो रात को देर तक आता, लगभग 10:30 बज जाते और तब तक वंदना उसका इंतज़ार कर रही होती। वो सामने तो नहीं होती, मगर लड्डू को उसकी उपस्थिति का एहसास हो जाता। दोनों बिना बात किए भी बात करते थे और ना होकर भी एक दूसरे के साथ होते थे और जवाब पाकर मुस्कुरा जाते। 3 दिन का कहकर सर चौथे दिन भी नहीं आए थे। जिस दिन बुक मांगी उसी दिन लड्डू किसी काम से कोई कागज़ लेने जल्दी आ गया और इधर वंदना ने जब जाना कि बुक किधर है तो वो सब काम निपटा कर लड्डू के रूम की तरफ बढ़ी। उसने आज नारंगी और हरे रंग का फ्रॉक वाला सूट पहना था। दुपट्टा नारंगी था और सलवार हरी और सूट हरा जिसमें नारंगी रंग के छोटे छोटे बूटे कढ़े थे। बाल कमर तक खुले थे और हाथों में नारंगी और हरे रंग की चूड़ियाँ थी। माथे पर छोटी सी हरे रंग की बिंदी, होठ तो वैसे भी गुलाबी गुलाब के 2 पंखुड़ियाँ जैसे थी। उस पर उसका रंग ध्वला के जैसा उज्जवल और पैरों में पायल हमेशा पहनती थी जिसकी रुनझुन लड्डू को उसके आसपास होने का एहसास कराती थी। वंदना लड्डू के कमरे की ड्योढ़ी पर चढ़ी ही थी कि उसे अजीब सी अनुभूति हुई। उसका दिल धड़कने लगा और कहने लगा, कुछ हो न जाए। उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोली, क्या होगा भला, और अंदर चली गई, मगर दिल था कि जोर जोर से धड़कने लगा।
मोहब्बत तो पहली नज़र में ही दस्तक बिना दिए ही होने लगी थी, मगर ना इकरार, ना इजहार और ना इनकार हुआ था। यहाँ तक कि सही से नज़र भर देखा तक नहीं था। शादी में नज़रें ही मिल पाई थी और सबके रहते एक दूसरे को एकटक निहारना अटपटा भी था। चोरी पकड़ी जाती तो, मगर कुछ लोगों से चोरी छुपी भी नहीं थी। उन्हीं में से थी आशा और शारदा। खैर, वंदना ने कदम रखा और उसकी निगाहें पूरे कमरे पर गई। पूरा कमरा व्यवस्थित था, उस सब सामान अपनी जगह पर विराजित था। उसकी नज़र स्टडी टेबल पर रखी फ़ोटो पर गई। उसने देखी, उसमें सब थे, शारदा भी। लड्डू को घेर रखा था सबने। उसने फ़ोटो पर हाथ फिराया, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई और फिर बुक वाली अलमारी देखी। उसे बहुत पसंद आई। अब ऊपर तो बहुत ऊपर था, कमरे में बनी हुई ये अलमारी का खाना सचमुच ऊपर था। तो उसने पास में रखी टेबल ली और उस पर चढ़ गई। ध्यान न दिया कि टेबल की टांग टूटी है। इधर वो किताब ढूंढ रही थी और उस किताब तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उधर लड्डू तेज कदमों से कमरे में आया। तभी वंदना का बोझ टूटे हुए पैर की तरफ ज़्यादा हुआ और वो गिरी। लड्डू ने जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ लिया। वो सीधी उसकी बाहों में आ गई, नज़र मिल गई और अब हटने का नाम न ले रही थी। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। पहली बार एक दूसरे को ध्यान से देखा, तभी कुछ जोर से टूटने की आवाज़ आई। दोनों जल्दी से संभले और बाहर आए। बिली भागी। उसने धूप में रखी अचार का डिब्बा गिरा दिया था। प्लास्टिक का होने के कारण कुछ नुकसान ना हुआ। दोनों ने जब देखा तो दोनों हंस पड़े। वंदना ने जाकर डिब्बा उठाकर रख दिया और जैसे ही रखा, सामने लड्डू था। वो पहली बार उससे बोला, ये लो तुम्हारी किताब। उस टेबल की टांग टूटी हुई है, इसलिए तुम गिरते बची। अगर मैं समय पर नहीं आता तो मैं गिर जाती, टांग टूट जाती और क्या होता। कहकर वंदना हंस पड़ी। लड्डू कमरे के अंदर जाता हुआ बोला, सही है, घर पर कोई है नहीं तो सेवा मुझे ही करनी होती। पिछले 4 दिन से तुम जो एहसान कर रही हो उसका बदला चुक जाता। वंदना ने जब सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो बोली, एहसान कर रही हूँ तुम पर, फिर से बोलना तो। लड्डू बोला, बोलने में क्या है, डरता हूँ क्या? डरना चाहिए तुमको। फिर ऐसा कुछ कहा तो जान ले लूँगी तुम्हारी, समझे? वंदना ने लड्डू के कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने कुछ बोला तो जान ले लेगी और तुम कुछ भी बोलो तो कुछ नहीं। लड्डू ने डबल गुस्सा दिखाते हुए कहा। वंदना बोली, क्या कहा, कब कहा? और घूर कर लड्डू को देखा। लड्डू ने भी घूर कर उसे देखा और बोला, अभी बाहर क्या कहा था तुमने अपने पैर को लेकर? वंदना ने सुना तो बोली, फ़र्क पड़ता है क्या मेरी तकलीफ़ से तुमको? लड्डू बोला, तुम्हें नहीं पड़ता मेरी तकलीफ़ से, और धीरे से उसके पास आया। वंदना दीवार से जा लगी। लड्डू ने अपना हाथ दीवार पर रखते हुए कहा, बोलो। नज़र फिर मिली और वंदना ने लड्डू के पेट में गुदगुदी की और लड्डू का हाथ हटते ही जीभ निकालकर चिढ़ाकर भाग गई और दरवाजे तक आकर रुक गई। आशा के माता पिता वापस आ गए थे। वंदना ने जल्दी से अपने ताऊ और ताई के पैर छुए और ताई जी के गले लग गई। तभी कुछ कागज़ लेकर लड्डू आया तो वो बोली, लड्डू तुम इस वक्त घर पर? लड्डू ने कहा, ये कागजात लेने आया था, और फिर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।